हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन। इस सेशन में हम इकोनॉमिक्स के डेली के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। किसको? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। फाइन, क्लियर बात है। इकोनॉमिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे विथ ट्रिक्स, टेक्निक्स। हम इन सभी को अप्लाई करेंगे। हम ट्राई करेंगे कि किस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं हम किसी भी ऑप्शन को। ओके, तो चलिए, मेरा नाम है प्रतीक कुमार और बिना किसी देरी के इस सेशन को यानी डेली एमसीक्यू के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट इट। So this is UPSC current affairs for economics. Remember this one. This is only for economics. मैं ये सिर्फ इकोनॉमिक्स के लिए कर रहा हूँ। ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड MCQs रहेंगे। So हम इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले this is 9th of December 2024 and let's start it. So question number one. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या पढ़ना होता है इसके बारे में डिसाइड करते हैं। सबसे पहले हमने ये पढ़ा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसके बाद क्या पढ़ना है? हाउ मेनी ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इनमें से करेक्ट वाला चूज करना है। रिमेंबर, हमें क्या चूज करना है? करेक्ट वाला। सो सबसे पहला टास्क जो होता है, अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन सॉल्व करने, ये दो लाइन ढूंढो क्वेश्चन में कि which of the following statement, consider the following statements, and the second one, which of the following option is correct। कई बार यहां पर करेक्ट की जगह इनकरेक्ट भी आता है, कई बार होता है ऐसा। ओके, सो बिना किसी देरी के हम इसे स्टार्ट करते हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये पता लगाना है। फाइन, अब अभी से पहले तक, कुछ समय पहले तक, कुछ अटेम्प्ट से पहले तक यहां पर ऑप्शंस में ओनली 1, 2, 3 एंड 4 की बजाय यहां पर होता था ऑप्शन 1 एंड 2, ऑप्शन 1 एंड 3, ऑप्शन 3, ओनली 4, इस टाइप से ऑप्शंस होते थे। लेकिन अब आने लग गए इनमें से कौन सा अबाउ स्टेटमेंट्स, विच वन ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी करेक्ट। ओके, आर गोइंग टू बी करेक्ट। इनमें से कौन से दो स्टेटमेंट्स या तीन स्टेटमेंट्स या कोई भी एक स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है, वो हमें पता लगाना है। ये नहीं पता लगाना है कि ये दोनों करेक्ट है, हमें बस पता लगाना है कि कोई से भी एक या दो, कोई तो होगा ऐसा जो सही होगा, वो पता लगाना है। ठीक है, इतना सा क्लियर है। पहला टास्क हमने ये दो लाइन पढ़ी। दूसरा ऑप्शंस के बारे में जाना। तीसरा काम, क्वेश्चन पे आते हैं। मोर देन 66% ऑफ इंडियाज, मोर देन 66% की बात की जा रही है। एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ रहा है, ठीक है भैया, मोर देन 66 है। सी, एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? मैं एक्सट्रीम स्टेटमेंट की तरफ भी जाऊंगा, लाइक ओनली, जैसे ओनली कि सिर्फ यही होगा। ठीक है, लेकिन इन्होंने वर्ड यूज किया मोर देन, या फिर एक्यूरेट, फिक्स, कि भैया फिक्स नंबर है कि भैया 1.34 करोड़ लोग ही दुबई में रहते हैं। फिक्स नंबर है। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन में डालता है और आपके साथ खेलने का प्रयास करता है, हमारे साथ खेलने का प्रयास करता है। दे ट्राई टू प्ले विथ अस, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड एज एक्सट्रीम वर्ड्स। इन शब्दों को हम एक्सट्रीम वर्ड्स कहते हैं। ये जब भी आपके ऑप्शंस में दिखेंगे आपको इनको एलिमिनेट करना है, अलर्ट हो जाना है। मोड हमारा अलर्ट मोड हो जाना चाहिए। एक्टिव मोड से अलर्ट मोड पे आ गए, ठीक है, फाइन है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मोर देन 66% ऑफ इंडियाज, अबाउट 1.34 करोड़ नॉन रेसिडेंट इंडियंस लाइव इन द यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, ओमान एंड बहराइन। ठीक है, एंड बहराइन। सो लगभग ये यहां ये कहना चाह रहे क्वेश्चन में कि मोर देन 66% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, इंडियाज एनआरआई, मोर देन 66% ऑफ इंडियाज एनआरआई, लगभग 1.34 करोड़ लोग देश के, ठीक है,
एनआरआई के कितने परसेंट है? एनआरआई जो देश के टोटल लोग बाहर रह रहे हैं, ठीक है, उनके 66% लोग लगभग इन कंट्रीज में रहते हैं। कहां पर है? यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, ओमान एंड बहरीन। ये सारी कंट्री मिडिल ईस्ट में आती है। कहां आती है? मिडिल ईस्ट में आती है। ये आपको पता होना चाहिए फर्स्ट थिंग कि भैया मिडिल ईस्ट कहाँ है, सेंट्रल एशिया कहाँ है, साउथ एशिया कहाँ है, हमें ये पता होना चाहिए। फाइन, ठीक है। अगर नहीं पता तो मैं आपको यहां बता देता हूं। चलिए, मिडिल ईस्ट कहां आता है? एक छोटा सा मैप भी मैं साथ में आपको बनाना सिखा देता हूं, ठीक है। अगर आपको वर्ल्ड का मैप बनाना पड़ जाए तो भैया ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। हमारा जो कंट्रीज आएंगी, जो हमें चाहिए वो यहां आएंगी। ये जो सारी कंट्रीज हैं हमारी, ये जो सारी कंट्रीज हैं, ये हमारी मिडिल ईस्ट कंट्रीज कहलाएंगी, ठीक है। आगे बढ़े, चलो फाइन। द करंट प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया, द करंट प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया इज बशर अल असद, हु हैज बीन इन पावर सिंस 2000। अभी जो प्रेसिडेंट है सीरिया के वो बशर अल असद है, जो सन 2000 से पावर में है, ठीक है। यहां पर समझिएगा, एक्सट्रीम वर्ड आ गया 2000, करंट वर्ड आ गया कि अभी के। जहां पर भी एक्यूरेसी की डिमांड करेगा कोई आपसे, समझ लीजिएगा गलती होने की संभावना है। अगर कोई कह रहा है एक्यूरेसी की डिमांड कि भैया सन 2000 से चले आ रहे हैं, अगर कोई आपसे डिमांड करे कि भैया आज के प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है, तो एक्यूरेसी की डिमांड कर रहा है, मतलब सामने वाला आपसे ये चाहता है कि भैया आपको ये पता हो। लेकिन आप सोचो कि सामने वाले को ये भी तो पता होगा कि ये व्यक्ति यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, इसके पास पढ़ने का बहुत सारा मटेरियल है, ये कितने मटेरियल को याद रखेगा? सोचेगा ना। तो एग्जामिनर यहां पर सोचेगा कि भैया एक व्यक्ति कितने देश के प्रेसिडेंट को याद रखेगा? नहीं रख सकते ना। ये बात उन्हें भी पता है, लेकिन वो आपके माइंड से खेलना चाहते हैं। अगेन यहां पर हमें अलर्ट मोड रहना है। सीरिया एक्सपोर्ट्स टू इंडिया, सीरिया के जो एक्सपोर्ट इंडिया की तरफ आते हैं उसमें वूल, ऊन सबसे ज्यादा है, नट्स, टेंड शिप हाइड्स, ठीक है, ये सारे प्रोडक्ट्स वो इंडिया भेजते हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो सकता है क्योंकि ये प्रोडक्ट वहां से आते भी हैं, नो डाउट, ठीक है। इनमें वो हमारे साथ नहीं खेलेंगे, इतना वो भी जानते हैं कि हमें नहीं पता है, वो स्टेटमेंट करेक्ट ही देंगे। जब भी उन्हें लगता है कि भैया इनको ये बात नहीं पता होगी, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हो रहा है, वो आपको स्टेटमेंट करेक्ट देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये स्टेटमेंट करेक्ट है बिकॉज दिस इज फैक्चुअल, ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है, ठीक है। किसी को नहीं पता क्या आंसर सही है, 66% होगा या 78% होगा, किसी को नहीं पता, ये आंसर करेक्ट ही होगा। फर्स्ट तो करेक्ट है भैया, एक स्टेटमेंट करेक्ट है और 2 स्टेटमेंट मेरी तरफ से करेक्ट है, लेकिन मिनिमम 2 स्टेटमेंट तो मेरे सही है, मेरा मानना ही है, ठीक है। तो नन गलत हो जाता है, ओनली 1 भी गलत हो जाता है, अब ओनली 2 और ऑल 3 हो सकते हैं। यहां तक क्लियर है। जब भी आपसे कोई एक्यूरेट स्टेटमेंट पूछेगा मतलब वो गलत होने की संभावना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है। लेकिन जब भी आपसे कोई डेटा वाला स्टेटमेंट पूछेगा, ठीक है, डेटा वाला, तो वो ज्यादातर आपको सही देंगे कि भैया ये सही हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि आपको नहीं पता है कि वहां से क्या क्या चीजें एक्सपोर्ट होती है। हमें उन्हें नहीं पता कि भैया हमें भी नहीं पता है, वो जानते हैं कि हमें नहीं पता है इस चीज़ के बारे में कि इंडिया के कितना डायस्पोरा, कितने एनआरआईज बाहर रहते हैं और किस किस कंट्री में रहते हैं। हाँ, किसी को नहीं पता है यार, किसी को नहीं पता है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली बी, ओके। सो ओनली 2 आर करेक्ट। सेकंड पॉइंट इसका रॉन्ग रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन जो स्टेटमेंट 2 रहेगा वो इसका इनकरेक्ट रहेगा। हम थोड़ा स्पीड में बढ़ेंगे। द करंट प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया इज बशर अल असद, हु हैज बीन इन पावर सिंस 2000 एज ही फ्लेड अवे टुडे फ्रॉम सीरिया। सीरिया से अल असद सर जो है, जो सीरिया के बशर अल असद सर जो है, प्रेसिडेंट जो है, वो यहां से जा चुके हैं और यहां पर सिविलियन गवर्नमेंट आ चुकी है, ठीक है। इनके अगेंस्ट के जो लोग थे उन्होंने गवर्नमेंट बना ली है, जैसे अफगानिस्तान में तालिबानीज आ गए थे, ठीक है। तो यहां पर भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा दिया गया है और अब यहाँ पर ये गवर्नमेंट आई है। खैर, जो यहाँ के प्रेसिडेंट है बशर अल असद, ये यहाँ से जा चुके हैं, ये यहाँ से भाग गए हैं
और फिलहाल यहाँ का भी कोई प्रेसिडेंट नहीं है। फाइन, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, अभी वो वहाँ के प्रेसिडेंट नहीं है। सीरिया से हमें एक्सपोर्ट में वूल, नट्स और टैंड शिवाइट्स आती हैं, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। आगे बढ़ते हैं। लगभग 66% ऑफ इंडियाज एनआरआई, इंडिया के टोटल एनआरआई के 66% एनआरआई मिडिल ईस्ट कंट्रीज से आते हैं, जो कि यूएई है, सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, कतर है, ओमान है एंड बहराइन है। ये क्वेश्चन मैंने यहां से बनाया है, मैं आपको सोर्स भी दे रहा हूं। ये क्वेश्चन मैंने इस हेडलाइन से बनाया है, इस टॉपिक से बनाया है, दैट असद इज बशर अल असद इज अ प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया, फ्ली सीरिया एज रिबेल एंड 5 डिकेड्स ऑफ फैमिली रूल था सर इनका, और ये यहां से जा चुके हैं। फाइन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा स्पीड से बढ़ेंगे। पहला पॉइंट हमें याद रखना है कि हमें क्वेश्चन की हेडलाइन पढ़नी है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स। ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ना है, करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है, ओके फाइन। क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इनमें से करेक्ट वाला बताना है, इनकरेक्ट वाला नहीं बताना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। JP Morgan and Bloomberg Barclays are the popular global bond market indices। क्या ये आपको पता है? नहीं पता है, ये किसी को पता नहीं होगा, ये आंसर करेक्ट ही है। क्वेश्चन पॉइंट 1 100% करेक्ट होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल बॉन्ड इंडिसेस इंक्लूड, क्योंकि देखिए ऑप्शन 1 जो है ना, डेटा आ रहा है, फैक्चुअल आ रहा है, ठीक है। ग्लोबल बॉन्ड इंडिसेस इंक्लूड द इमर्जिंग डेट मार्केट that closely monitor local currency bonds that are issued by the government of various developing nations, ठीक है। ग्लोबल बॉन्ड इंडिसेस क्या होती है? ग्लोबल बॉन्ड इंडिसेस जो होती है ये क्या क्या इंक्लूड करती है? डेट मार्केट को, इमर्जिंग डेट मार्केट को इंक्लूड करती है। ये मॉनिटर करती है लोकल करेंसी को, लोकल करेंसी बॉन्ड्स को जो गवर्नमेंट ने इशू किए हैं, ठीक है। इंडिया इज ए पार्ट ऑफ ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स, ठीक है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कि भैया इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है, ठीक है। यस, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स, अच्छी बात ये। दूसरी बात, ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्सेस जो होते हैं ये मार्केट में जितने भी टोटल बॉन्ड्स घूम रहे हैं, जितने भी लोगों ने बॉन्ड्स इशू किए हैं, ठीक है, उन सभी के लिए होता है। देखिए बॉन्ड्स क्या होते हैं? बॉन्ड्स वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे आपका शेयर होता है वैसे बॉन्ड्स होता है, जैसे हमारे लिए शेयर्स होते हैं उसी तरीके से बॉन्ड्स भी होते हैं। और बॉन्ड्स का काम क्या होता है? बॉन्ड्स का काम क्या होता है? पब्लिक से पैसा लाने का काम होता है कि भैया हम बॉन्ड्स इशू करेंगे और पब्लिक हमें पैसा देगी। जैसे हम शेयर इशू करते हैं, पब्लिक हमें पैसा देती है, ठीक है, वैसे ही गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करती है और गवर्नमेंट को बदले में पब्लिक से पैसा मिलता है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द टेक्निक ऑफ फिस्कल मेजर्स। फिस्कल मेजर्स की, फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी की एक टेक्निक है बॉन्ड्स, ओके। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे फिर कभी, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। सो ओनली दिस इज द आई थिंक लिंक and only Indian government bond issued by the RBI under the fully accessible route will be included in the indices, ठीक है। सो RBI द्वारा जो बॉन्ड्स इशू किए हैं वही इसमें शामिल है। एंड ऑल FAR designated IGBs आफ्टर December 31, 2026 will be eligible, नो इश्यूज। आगे बढ़ते हैं, इतना डिटेल में इसको नहीं पढ़ना है। आगे देखते हैं, पॉन्जी स्कीम के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। पॉन्जी स्कीम के बारे में जो क्वेश्चन आया उसको देखेंगे, पॉन्जी स्कीम के बारे में भी समझेंगे। पहले पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज ट्रू। हमें करेक्ट वन को ढूंढना है, जो फॉलोइंग जो किससे रिलेटेड है? पॉन्जी स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन पॉइंट जो है जो करेक्ट है। चलिए नंबर 1, ए, अ पॉन्जी स्कीम इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉड। अ पॉन्जी स्कीम इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉड that promises high return, ठीक है, with little and no risk to investors or little risk to investors। कि भैया अक्षय कुमार 21 दिन में पैसा डबल, 21 दिन में पैसा डबल, ठीक है, विदाउट रिस्क 21 दिन में पैसा डबल हुआ, बिल्कुल। इट इज नेम्ड आफ्टर चार्ल्स पॉन्जी, एन इटालियन बिजनेसमैन हु ran such a scheme in 1920s, ठीक है, फाइन। ये चार्ल्स पॉन्जी के नाम से है, जो इटालियन बिजनेसमैन है जिसने ये स्कीम्स 1920s में चालू की थी। पॉन्जी स्कीम डू नॉट फॉल अंडर द रेगुलेटरी परव्यू ऑफ सेबी। इट डू नॉट फॉल अंडर द रेगुलेटरी परमिट ऑफ सेबी सर। बिल्कुल, देखते हैं पॉन्जी स्कीम सेबी के अंडर में आती है या नहीं है। ये कह रहा है कि नहीं आती है,
फाइन. In India, Ponzi scheme are banned under the banning of Unregulated Deposit Schemes Act 2009, Price Cheat and Money and Circulation Scheme Banning Act 1978. मुझे जो लगता है ना, इसमें सारे करेक्ट लग रहे हैं. देखिए उसका रीजन देखिए, 2 पॉइंट यहाँ आपस में टकरा रहे हैं. हमें एलिमिनेशन के साथ साथ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स भी देखने हैं. हमें क्या देखने हैं? कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स भी देखने हैं कि यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ हो रहा है. क्या देखना है? हमें कॉन्ट्राडिक्शन देखना है. देखिए ऑल ऑफ द आर करेक्ट. मैं आपको कॉन्ट्राडिक्शंस दिखा देता हूँ, समझिएगा इस बात को. पहले मैं आपको समझा दूँ पॉन्जी स्कीम क्या होती है. पॉन्जी स्कीम में जैसे अक्षय कुमार ने कहा कि भैया 21 दिन में पैसा डबल. आपने देखा कि भैया 21 दिन का ही तो टाइम है, कोई रिस्क नहीं है, व्यक्ति अपने सामने ही है. ठीक है, 21 दिन में हमें ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, पॉन्जी स्कीम कहलाती है. ठीक है, इंडिया में ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हो चुके हैं. आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, सहारा समूह का हो चुका है. ऐसे कई सारे लोगों के स्कैम हो चुके हैं ऑलरेडी. ये चार्ल्स पॉन्जी नाम का व्यक्ति है, इटालियन बिजनेसमैन. इसने स्टार्ट किया था 1990s में. ये सेबी के अंडर में नहीं आता है, पहली चीज. ठीक है, तो ये किसके अंडर में आना चाहिए? तो भैया देखो आप, अब हमें यहां लग सकता है कि ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, डू नॉट फॉल. ये फॉल होता ही नहीं, मतलब ये सेबी के अंडर में आता ही नहीं है. ये एक्सट्रीम हो सकता है, लेकिन हमें एक्सट्रीम को चेक करना है. तो भैया अगर ये नहीं आता तो कहीं और तो आता होगा, वो कौन सी जगह होगी? तो देखिए गवर्नमेंट ने पॉन्जी स्कीम के लिए अलग से एक्ट बना रखे हैं. बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019, प्राइस चीट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट 1978. गवर्नमेंट ने इनके लिए एक्ट बना रखे हैं. मीन्स ये यहां आता है तो गवर्नमेंट ने इनके लिए अलग से बॉडीज बना रखी हैं. तो भैया सेबी को क्यों एक्स्ट्रा वर्कलोड देंगे? एक ही काम को 2 व्यक्ति को क्यों देंगे हम? ठीक है, तो एक काम को यहीं दे दिया, यहां नहीं दिया. फाइन है, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे. ठीक है, सो क्वेश्चन हमारा सही हो जाता है. ठीक है, सो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट हियर. आगे बढ़ते हैं. देखिए ये पॉन्जी स्कीम का एक केस आया. ठीक है, पॉन्जी स्कीम में ईडी ने 6000 करोड़ की प्रॉपर्टीज को अभी कुर्क किया है, मीन्स ऑक्शन पे लगाया है. विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग विथ रेस्पेक्ट टू बायो माइनिंग. क्वेश्चन आता है बायो माइनिंग का और हमें पता करना है रॉन्ग स्टेटमेंट. बायो माइनिंग देखिए समझना, बायो मीन्स लाइफ. कुछ लिविंग मटेरियल होगा यार, या कुछ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होगा, कुछ तो होगा बायो से रिलेटेड. देखते हैं. इट इज अ टेक्निक ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स. मेटल्स एक्सट्रैक्ट किए हमने फ्रॉम ओर्स. ओर्स क्या होती है? ठीक है, ओर्स वो जगह होती है. देखिए ओर्स का मतलब केमिकल में अलग है, केमिस्ट्री में अलग है और ज्योग्राफी में अलग है. ओके, सो ओर्स वो होती है जहां एक या एक से ज्यादा मिनरल्स हमें मिलते हैं और हम वहां पर माइनिंग करते हैं, और ये लार्ज एरिया में जब हमें मिलते हैं. ठीक है, extracting metals from ores and other solid materials typically using microorganisms, bacteria, archaea, fungi and plants. ठीक है भैया, ये एक टेक्निक है जहां पे हम ओर्स में से मेटल्स निकालते हैं. किसकी मदद से? भैया माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से हम ये निकालते हैं. आगे बढ़े. बायोमाइनिंग टेक्निक में ऑल्सो बी यूज्ड टू क्लीन अप साइट्स दैट हैव बीन पॉल्यूटेड विथ मेटल्स. ठीक है, कई साइट्स मेटल्स की वजह से पॉल्यूट हो जाती हैं, हमें उन्हें सही करने के लिए भी ये हेल्प करता है. देखते हैं. When the metals of interest, metal of interest जो हमारे काम के मेटल्स है, is directly dissolved, the biomining process is called bio-oxidation. Okay. When the metal of interest is made more accessible or enriched in the material left behind, it is called bio-leaching. यहां कंफ्यूजन हो सकता है. देखते हैं. Most current biomining operations target valuable metals like copper, uranium, nickel, gold and commonly found in sulfuric minerals. ये करेक्ट हो सकता है बिकॉज इतना ज़्यादा टेक्निकल नहीं आता है. कॉपर, यूरेनियम, निकल एंड गोल्ड, जी बिल्कुल, ये सारे के सारे जो मिनरल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सारे मिनरल्स क्रिटिकल इंडेंजर्ड मिनरल्स में आते हैं और बहुत कम पाए जाते हैं, इसलिए ये लिखे हुए हैं. तो इसमें कोई इशू नहीं है, ये ऑप्शन करेक्ट है हमारा. हमें रॉन्ग ढूंढना है. ये साइट्स को क्लीन अप करने में काम आता है, मेटल से रिलेटेड है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प लेके हम कर रहे हैं. मुझे लगता है ऑप्शन सी इज करेक्ट. ऑप्शन सी ही इनकरेक्ट होगा, क्योंकि जब भी कोई चीज़ डिजोल्व होती है ना तो वो ऑक्सीडेशन में नहीं आती, वो लीचिंग में आती है. लीचिंग में मिक्सअप होता है कोई भी 2 चीज़ों का. ठीक है, तो मुझे लगता है कि इन्होंने यहाँ हमारे साथ फेरबदल किया है. यहाँ बायो लीचिंग आना चाहिए, यहाँ बायो ऑक्सीडेशन आना चाहिए. समझिएगा. देखिए ये मेटल से रिलेटेड है, कॉमन पॉइंट. यहाँ पर भी मेटल्स आ रहे हैं और यहाँ पर भी मेटल्स आ रहे हैं. सी दीज ऑल आर मेटल्स.
ये कनेक्टेड है, ओके। और ये आपको देख के लगेगा कि आप देखो इसको एक बार, इस पॉइंट को, ये सारे मिनरल्स यहाँ पर आपको ऐसे लिखेंगे, ये सारे मिनरल्स की प्राइस आज बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन सप्लाई बहुत कम है। सप्लाई का कमी होनी मतलब भैया ये मेटल्स अर्थ पे कम बचे हैं, ठीक है। तो बायो माइनिंग हम इन्हीं की तो कहेंगे भैया, बायो माइनिंग हम एल्यूमिनियम की नहीं करेंगे, हम स्टील की बायो माइनिंग कभी नहीं करेंगे, ठीक है, या लोहे की बायो माइनिंग नहीं करेंगे, हमारे पास है यार, ठीक है, हमें इनकी बायो माइनिंग करनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ऑप्शन सी इज रॉन्ग। ओखला भालसवा में लैंडफिल एंटर किया सेकंड फेज ऑफ बायो माइनिंग, यहाँ पर बायो माइनिंग हो रही है। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट साइबर क्राइम इज इनकरेक्ट बताना है, रॉन्ग वन बताना है हमें। क्वेश्चन देखते हैं, साइबर क्राइम फॉल्स अंडर द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 8th शेड्यूल, आपको शेड्यूल्स पता है? 8th शेड्यूल में क्या आएगा? 2SO 3A DLV APM 3 3 6 7 8। 8th शेड्यूल में लैंग्वेज है सर, 8th शेड्यूल में तो लैंग्वेज है। 8th शेड्यूल का ये साइबर क्राइम लैंग्वेज में कैसे आ सकता है? पहली चीज। चलिए, साइबर क्राइम फॉल्स अंडर स्टेट सब्जेक्ट, स्टेट के अंडर आना चाहिए। सोचिए एक बार, क्या साइबर क्राइम स्टेट के अंडर आना चाहिए? क्या आपने कभी देखा है कि साइबर क्राइम के केस में स्टेट ने एक्शन लिया है? सोचिए एक बार, कहीं मान लीजिए कभी किसी के साथ अगर साइबर फ्रॉड हो जाता है तो वो किसे कॉल करेगा? अगर किसी के साथ साइबर क्राइम होता है तो वो किसे कॉल करेगा? ठीक है सर, साइबर क्राइम पुलिस का मसला है, पुलिस की एक ब्रांच है, पुलिस की एक ब्रांच है साइबर क्राइम। साइबर पुलिस नाम सुना है आपने? सुना है कभी साइबर पुलिस? कभी आपने सुना है साइबर आर्मी? नहीं सुना होगा। आप साइबर पुलिस सुनेंगे। पुलिस किसका काम है? पुलिस किसका टास्क है? पुलिस किसकी एक्टिविटी के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आता है? स्टेट की ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आता है। समझ रहे हैं बात को? फाइन। सो ये स्टेट सब्जेक्ट है, ये बात तो करेक्ट है। अब स्टेट सब्जेक्ट है तो आप देखिए, सैलरी, स्टेट, ओथ, ठीक है, इन सबको भी छोड़ते हैं, सीधा आते हैं डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। 7th शेड्यूल लग रहा है, 1 2 3 4 5 6, 7th शेड्यूल इसमें लग रहा है। फर्स्ट वाला ऑप्शन मेरे अनुसार गलत है। देयर इज नो सेपरेट प्रोसीजरल कोड फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ साइबर एंड कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस। फिलहाल अभी तक कुछ बना नहीं है, लेकिन हाँ अब बन रहा है, ठीक है। कुछ कानून थोड़े बहुत हमने निकाले हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई प्रोसीजरल कोड इसके लिए स्पेशल नहीं बनाया गया है कि भैया साइबर क्राइम से रिलेटेड ही फिक्स कुछ बनाया, ऐसा कुछ नहीं बनाया। हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बनाया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर पर्सनल डेटा से रिलेटेड हमने बनाया है, IT से रिलेटेड बनाया है, और इन्हीं में हमने कुछ चीज़ें जोड़ी हैं किससे रिलेटेड? साइबर क्राइम से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं, चलो। IT एक्ट आपको 2000 याद रखना है, एंड DPDP जो डिजिटल पर्सनल एंड डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है 2023। दिस इज योर 7th शेड्यूल इज द करेक्ट आंसर। सो ये आज की न्यूज़ आई थी। फास्ट टैग से रिगार्डिंग बात करते हैं, फास्ट टैग से रिगार्डिंग बात करते हैं। सो क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। फास्ट टैग से रिगार्डिंग हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। फास्ट टैग इज अ डिवाइस, फास्ट टैग एक डिवाइस होता है दैट एम्प्लॉयज रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, RFID टेक्नोलॉजी। ये बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल आप याद रखिएगा। फास्ट टैग रेडियो फ्रिक्वेंसी की टेक्निक पे चलता है, ठीक है। ये आइडेंटिफिकेशन करता है, ठीक है, आपके बारकोड का स्कैन करता है और आगे स्टार्ट करता है। नेक्स्ट है द टेक कम्स इन 7 डिफरेंट कलर्स। बिल्कुल 7 कलर डिफरेंट कलर्स में आता है, बिल्कुल करेक्ट है। नाई इज नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, नाई एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। माइट बी पॉसिबल कि नाई एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी हो, बट इसके बारे में हम देख लेते हैं। मैंने अनुसार स्टार्टिंग के फर्स्ट और 2 तो करेक्ट है, बट नाही का मुझे पता नहीं चल रहा है। नाही के बारे में देख लेते हैं। जी, नाही एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है एग्जैक्टली। नाही NHAI जो है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये पार्लियामेंट के एक एक्ट के तहत बनी हुई है। सो ओनली 2 स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट रहेंगे। और देखिए
1988 में पार्लियामेंट का एक एक्ट बना है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1988, उसके तहत NHAI को बनाया गया था। सो नाई के ऊपर फास्ट टैग के ऊपर अभी एक क्वेश्चन आया है, मीन्स एक आर्टिकल आया था, मैंने इसको यहाँ पर दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, रेफ्यूजीज से रिलेटेड बात करते हैं। म्यांमार और बांग्लादेश से हमारे देश में कई सारे रेफ्यूजीज एंटर किया है, तो उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन डाला है। इंडिया द टर्म रेफ्यूजी, इन इंडिया द टर्म रेफ्यूजी टर्म इज नॉट लीगली डिफाइंड। इंडिया में रेफ्यूजी टर्म लीगली डिफाइंड नहीं किया गया है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। हमें करेक्ट वन बताना है। द कंट्री इज सिग्नेटरी टू द 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन और इट्स 1967 प्रोटोकॉल। क्या हम सिग्नेटरी हैं? देख लेते हैं। देखिए, अगर ये दोनों क्वेश्चन, ये दोनों पॉइंट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, आप समझिएगा इन पॉइंट को, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं कि अगर हम सिग्नेटरी होते हैं तो हमारे यहां रेफ्यूजी की डेफिनेशन तो होती ना। अगर हमने किसी चीज को एक्सेप्ट किया है तो भैया हम उसके ऊपर कानून तो बनाएंगे, उसकी डेफिनेशन तो बनाएंगे, उसके ऊपर एक प्रोसीजर तो बनाएंगे। लेकिन यहां पर तो कोई प्रोसीजर नहीं है, समझ रहे? इवन हमने रेफ्यूजी की डेफिनेशन ही डिफाइन नहीं की है, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आपने सिग्नेटरी भी किया हुआ है उस कन्वेंशन को और उस प्रोटोकॉल को, और आपने रेफ्यूजी की डेफिनेशन भी डिसाइड नहीं की है? दिस इज नॉट पॉसिबल। इन दोनों में से एक स्टेटमेंट ही सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1951 कन्वेंशन डिफाइंस रेफ्यूजी एज ए इंडिविजुअल हु हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ देयर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स बट नॉट ऑफ देयर इकोनॉमिक राइट्स। ये सही है। फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946, दिस एक्ट empowers the central government to detect, detain and deport illegal foreign nationals present in the country। ये तो करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। पॉइंट 4 मेरी तरफ से करेक्ट है, ठीक है। 1, 3 and 4 आर करेक्ट, ऑप्शन 2 इज इनकरेक्ट। एग्जैक्टली, देखिए यहां पर साफ पता चल रहा है कि फॉरेन एक्ट 1946 के तहत हमारे पास, फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत हमने ये काम किया हुआ है कि हम किसी भी फॉरेनर को डिटेन और डिपोर्ट कर सकते हैं जो इलीगली हमारे देश में रह रहा है, ठीक है। अगर ऐसा है, ठीक है, तो फिर इन दोनों में से भी कोई एक पॉइंट गलत होगा। सो अगर क्वेश्चन नंबर 4 सही है, ऑप्शन 4 सही है, तो ऑब्वियसली डी इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। जी हाँ, हमने 1951 के रेफ्यूजीज कन्वेंशन को, रेफ्यूजीज प्रोटोकॉल को एक्सेप्ट नहीं किया है, सिग्नेटरी नहीं किया है। उसका कुछ रीजन रहे हैं। उसका वन ऑफ द रीजन है कि भैया रेफ्यूजीज की जो डेफिनेशन वहां पर दी गई है इस कन्वेंशन में, वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर है, ठीक है। उसका नेचर डिस्क्रिमिनेटरी रहा है, ठीक है, तो इसलिए हमने इसको साइन नहीं किया है। इंडिया इज नॉट सिग्नेटरी टू दिस प्रोटोकॉल, ओके, एंड सो दिस वन इज करेक्ट। हाँ, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। द 1951 कन्वेंशन डिफाइंस रेफ्यूजीज। रेफ्यूजीज को कैसे डिफाइन करता है? हु हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ देयर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। अगर किसी भी व्यक्ति को देश में सिविल और पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिल रहे हैं तो वो इस कंट्री में रेफ्यूजी की तरह रहेगा। याद रखिएगा, रेफ्यूजी। लेकिन किसी को इकोनॉमिक राइट्स नहीं मिल रहे तो वो रेफ्यूजी की तरह नहीं माना जाएगा, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। CTI, चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो वो देख लेते हैं हम। द चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखो नाम से पता चल रहा है, चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मतलब एक ऐसा चैम्बर है, चैम्बर इन द सेंस कि भैया एक ऐसी बॉडी, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप है जिसमें सारे ट्रेड और बिजनेसमैन के लोग बैठेंगे। तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि भैया देश में ट्रेड को आगे बढ़ाना है, डेवलप करना है, ठीक है, बिल्कुल सही। द चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल करेक्ट है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। दैट एडवोकेट्स फॉर द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर्स एंड बिजनेसेस, बिल्कुल सही बात है। ये खुद के ट्रेडर्स और बिजनेसमैन के इंटरेस्ट की ही बात करेंगे, बिल्कुल सही है। The CTI holds meeting with traders from various associations to understand their concern। बिल्कुल, ये मीटिंग करते हैं, सभी ट्रेडर्स से बात करते हैं और उनकी कंसर्न को पता करेंगे, बिल्कुल करेक्ट है। हमें इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, याद रखें, सॉरी इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। द CTI रिप्रेजेंट बिजनेसेस, बिल्कुल ये बिजनेसेस को रिप्रेजेंट करता है। इन देयर इंटरेक्शन विद गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ इंटरेक्शन करता है सभी बिजनेसमैन की तरफ से। एंड एडवोकेट्स फॉर पॉलिसीज दैट आर फेवरेबल टू गवर्नमेंट। इस तरीके से खेलता है यूपीएससी, समझिएगा। CTI रिप्रेजेंट करता है बिजनेसेस को, बिल्कुल ठीक है। सो बिजनेसेस वर्सेस गवर्नमेंट, बिजनेसेस की तरफ से जाएगा CTI और गवर्नमेंट की तरफ से जाएंगे ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, ठीक है। तो CTI अपने हक की बात करेगा ना, CTI गवर्नमेंट से बोलेगा कि भैया आप हमारे लिए पॉलिसीज लाओ, ठीक है, हमारे लिए टैक्सेशन कम करवाओ।
आप चाइना के टॉयज आ रहे हैं, चाइना के खिलौने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उन पे एक्स्ट्रा बैन लगाओ, उन पे एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाए, उन पे एक्स्ट्रा कस्टम ड्यूटीज़ लगाई जाए, एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगाई जाए। ठीक है, ये ऐसी पॉलिसीज़ की बात करेंगे जो इनके लिए फेवरेबल हो, ना कि सरकार के लिए। विच आर फेवरेबल टू गवर्नमेंट, दिस वन इज करेक्ट, रॉन्ग। ये वहां पर ऐसी पॉलिसीज के बारे में बात करेंगे जो इनके लिए फेवरेबल हो, ना कि सरकार के लिए। ठीक है, द सीटीआई हैज प्रपोज दैट द गवर्नमेंट रिलीज अ लिस्ट ऑफ टैक्स पेयर बेस्ड ऑन कास्ट। बिल्कुल, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये हमें लगेगा कि भैया ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन ये सही स्टेटमेंट है। सीटीआई ने प्रपोज किया है, याद रखिएगा, प्रपोज किया है, यानी बताया है कि भैया उम्मीद की, डिमांड करिए कि भैया गवर्नमेंट आप एक ऐसी लिस्ट रिलीज करो जिसमें कास्ट वाइज टैक्स पेयर्स का पता चले। ठीक है, सो फेवरेबल टू बिजनेसेस की बात आएगी, और सीटीआई जो है एक टॉपिक आया था, यहाँ पर क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 9, केक के बारे में बात करी गई है और इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। आगे बढ़ते हैं। केक इज हेड ऑफ द इंडियन एंड ऑडिट एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट एंड चीफ गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स। बिल्कुल करेक्ट बात है, पब्लिक के पर्स का ये चीफ गार्जियन होता है और ऑडिट एंड अकाउंटिंग का काम यही संभालता है। बिल्कुल सही है। इन इंडिया केग इज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और इस पर देखना पड़ेगा, पॉलिटी का क्वेश्चन भी आ जाता है। केग ऑफ इंडिया इज ओनली परफॉर्मिंग द रोल ऑफ एन ऑडिटर जनरल एंड कंट्रोलर। केग इंडिया के अंदर ओनली एक वर्ड आ रहा है, देखिए एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ रहा है, इस पर भी हमें डाउट लग रहा है। इन इंडिया द केग ऑडिट्स द अकाउंट्स बिफोर द एक्सपेंडिचर इज कमिटेड। एक्सपेंडिचर कमिट होने से पहले ही कोई क्यों चेक करेगा? आप जस्ट सोचिए, केग यानी ऑडिट करना, ऑडिट यानी जांच। ऑडिट का मतलब क्या होता है? जांच करना, जांच पड़ताल करते हैं ना भैया हम। जांच कब की जाती है? इन्वेस्टिगेशन कब की जाती है? जब कोई काम हो चुका होता है उसके बाद की जाएगी। ठीक है, जो काम हो गया उसके बाद ही तो हम जांच करेंगे। तो भैया जब आपने खर्चे कर दिए उसके बाद ही तो हम ऑडिट करेंगे कि आपने जो खर्चे किए हैं, जो एक्सपेंसेस किए हैं, क्या वो सही काम के लिए किए हैं। भैया फॉरेन मिनिस्टर गए थे विदेश, फॉरेन गए थे ऑफिशियल ट्रिप पे, लेकिन वहाँ जाके उन्होंने पर्सनल खर्चे भी कई सारे किए, तो क्या वो गलत है? इसका पता करेंगे। ठीक है, तो मेरा मानना है ऑप्शन 4 इनकरेक्ट होगा। हमें इनकरेक्ट वन ही बताना है। ऑप्शन 4 इज इनकरेक्ट, 3 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो ये तो मुझे कंफर्म पता है, केग सिर्फ ऑडिटर जनरल एंड कंट्रोलर का काम नहीं करता है, और आगे भी कई सारे काम है। केग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हो सकता, याद रखिएगा, केग कभी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। हाँ, लेकिन ये पार्लियामेंट की कमिटीज में जरूर मेंबर हो सकता है। देखते हैं, केग सिर्फ ऑडिटर जनरल का रोल अपॉइंट करता है, काम करता है, कंट्रोलर का रोल नहीं प्ले करता है। केग ऑडिटर जनरल का रोल तो प्ले करता है, लेकिन कंट्रोलर का रोल नहीं प्ले करता है। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन का C&AG जो होता है वो ऑडिटर जनरल एंड कंट्रोलर दोनों का काम करता है। ठीक है, ये बाद में आएगा आफ्टर द एक्सपेंडिचर, और यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विथ रिगार्डिंग द टेली कम्युनिकेशन एक्ट ऑफ 2023 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें इनमें से करेक्ट इनकरेक्ट बताना है, जो भी गलत होगा वो हमें बताना है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। टेली कम्युनिकेशन एक्ट की बात करें, 2023 में पास किया, रिप्लेसिंग आउटडेटेड लॉज लाइक इंडियन टेलीग्राफ लॉ एक्ट, इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट, टेलीग्राफ वायर्स एक्ट, इन सभी को हमने बाईपास किया है और एक नया एक्ट बनाया है। ये करेक्ट है, कोई इशू नहीं। विद द न्यू एक्ट यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, एक फंड बनाया हमने यूएसओ, विल बिकम डिजिटल भारत निधि एंड विच कैन बी यूज्ड फॉर फंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड पायलट प्रोजेक्ट। बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इस एक्ट के तहत हमने यूएसओएफ, ठीक है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड हमने यहाँ बनाया, जिसे डिजिटल भारत निधि के नाम से भी हम जानेंगे। ये देश के रिसर्च एंड डेवलपमेंट और पायलट प्रोजेक्ट में काम करेगा। इट ऑल्सो ऑथराइजेस गवर्नमेंट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी टू टेप फोन लाइन्स अंडर कंडीशन डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑल ऑफ द 3 आर करेक्ट। सो इनमें से कोई भी गलत नहीं है। सो डी, none of them is incorrect. So all 3 are correct, so none is incorrect, and they said so guys, this is what we have completed daily MCQs of economics current affairs. याद रहे, इकोनॉमिक्स में मेजर पार्ट करंट अफेयर्स से आता है और स्टैटिस्टिक्स से नहीं आता है, स्टैटिक पोर्शन नहीं आता है, करंट अफेयर से ज़्यादा पार्ट आता है। मैंने प्रयास किया है कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर्स को, डेली के में जो न्यूज़पेपर्स होते हैं जो रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, उनमें कोई भी टॉपिक होता है तो मैं उनसे क्वेश्चन बनाता हूँ,
ठीक है, और ये मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। सो आई होप मुझे आपकी तरफ से बहुत सारा प्यार मिलेगा। एंड इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे 10 दिसंबर का। सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।